दहेज की पर्सनल नौकरानी। मम्मी जी, घर के काम करते करते मेरी कमर टूट गई है। मैं बता रही हूँ, या तो इस घर में कोई नौकरानी ले आओ, वरना मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। तेरी तो रोज रोज की आदत है, जरा सा काम है घर में उसके लिए भी कलेश मचा के रखती है। अरे अभी तो 5 लोग हैं घर में, हमारे जमाने में 20-20 लोग होते थे, एक टाइम में 100-100 रोटी बना। हमारे जमाने में 20-20 लोग होते थे, एक टाइम में 100-100 रोटी बनाते थे हम। मजाल है कभी हमने अपनी सास से जाकर कहा हो कि भाई हमें नौकरानी लगा दो, और मेरी सास जैसी सास मिल गई होती ना तो तुझे मायके ही भेज दिया होता इतनी बात पर। माँ जी, आपकी ये डायलॉग सुन सुनकर पक गई हूं मैं। अब आप भी मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिए। अगर नौकरानी नहीं मिली ना तो इस बार मैं पक्का मायके चली जाऊंगी, और फिर आप करते रहिएगा फोन। मैं वापस आने वालों में से नहीं हूं। अरे मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपको नौकरानी नहीं लगानी थी तो कम से कम अपने बच्चों को 2-4 काम करने सिखा दिए होते। इस घर में कोई भी ऐसा है जो उठकर एक गिलास पानी भी ले ले? पानी भी चाहिए तो अक्षिता अक्षिता कहकर शोर मचाते हैं। देख बेटा, नौकरानी तो घर में नहीं आ सकती। हाँ, एक इलाज है मेरे पास तेरी समस्या का। तो अभी तो फिलहाल अपने मायके चली जा। छुट्टियों के बाद जब तू लौटेगी ना तो तेरे लिए एक सरप्राइज या यूं कह ले खुशखबरी तैयार रखूंगी मैं। लग रहा है मेरे आंसुओं का असर हो गया है माँ जी के ऊपर। पिछले 5 सालों से मैं काम का रोना रो रही हूँ, लेकिन मजाले जो माँ जी के ऊपर कोई असर पड़ा हो। अक्षिता, इससे पहले कि माँ जी का मूड बिगड़ जाए तो निकल ले यहाँ से और अपने मायके का सामान बांध ले, वरना अगर माँ जी की नीयत बदल गई ना तो तुझे मायके भी नहीं जाने देगी और नौकरानी तो भूल ही जा। अक्षिता फटाफट से जाकर अपना सामान बांधने लगती है और अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाती है। पूरे 1 महीने गर्मियों की छुट्टियां अपने मायके में बिताने के बाद जब अक्षिता वापस अपने ससुराल लौटती है तो ससुराल का बिखरा हुआ घर, दीवारों पर लगे जाले और धूल मिट्टी से भरे हुए फर्नीचर बाहें फैलाकर उसका इंतजार कर रहे थे। हे भगवान, यही था माँ जी का सरप्राइज। मैं तो खुश होते हुए आई थी कि जरूर माँ जी ने कोई नौकर ढूंढ लिया होगा मेरे लिए, और यहाँ पूरे घर का सत्यानाश करके रखा हुआ है। मेरी मति मारी गई थी जो मैं 1 महीने के लिए अपने मायके चली गई। इससे तो अच्छा होता मैं कहीं जाती नहीं। अब इस पूरे घर को साफ करने में मुझे कम से कम 10 दिन लग जाएंगे। बेचारी अक्षिता अपना सर पीटते हुए बैग एक तरफ फेंकती है और घर की साफ सफाई में जुट जाती है। थोड़ी देर बाद, अरे बहू, ऐसी भी कौन सी जल्दी थी घर की साफ सफाई करने की? अच्छा सुन, 1 कप चाय बना दे। 1 महीना हो गया अपने हाथ की चाय पी पी के, चाय का स्वाद ही खत्म हो गया है। अक्षिता गुस्से में कहती है, अब भी बनाकर लाती हूँ माँ जी। ये होता है ससुराल। बाहर से थक कर मैं आ रही हूँ और माँ जी उल्टा मुझसे ही चाय बनाने के लिए कह रही हैं। अक्षिता थोड़ी देर बाद 2 कप चाय बनाकर लाती है और सास के सामने 1 कप रखने के बाद खुद भी चाय का कप लेकर बैठ जाती है। क्या बात है बेटा, परेशान नजर आ रही हो? वैसे तुझे खास बात बतानी है। मैंने तुझसे कहा था ना जब तुम मायके से लौटेगी तो एक खास खबर सुनाऊंगी। बस माँ जी, कोई खबर सुनाने की जरूरत नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देख लिया आपकी खास खबर। पूरा घर गंदगी से भरा पड़ा है। आपकी इस सरप्राइज को निपटाते निपटाते मुझे 10 दिन लग जाएंगे। अरे बहू, हर समय रोना क्यों रोती रहती है? दुनिया में इस काम के अलावा भी बहुत कुछ है। अच्छा सुन, तेरा देवर है ना नीलेश, उसके रिश्ते की बात चलाई थी मैंने उर्मिला नाम की लड़की के साथ। लगभग बात पक्की हो गई है। तेरा इंतजार कर रहे थे कि तू अपने मायके से आए तो उसके बाद नीलेश का रोका करते। नौकरानी ना सही, देवरानी तो ला कर तुझे दे रही हूँ। अब तुम देवरानी जेठानी मिलकर आराम से घर के काम निपटा लिया करना। 1 से बल्ले 2। समझ में आया मेरा सरप्राइज? और जाकर अक्षिता को सास का सरप्राइज समझ में आया था। अरे माँ जी, मैं तो आपको ऐसे ही गलत समझ रही थी। आपने तो वाकई मेरे भलाई की बात सोची है। बस एक बात बताइए ना, ये देवर जी तो पिछले 4 साल से अड़े हुए थे कि शादी नहीं करेंगे। आपने उन्हें शादी के लिए मनाया कैसे? अरे बेटा, ये सब कहने की बातें होती हैं। जवानी में हर कोई यही कहता है, मुझे शादी नहीं करनी, आजादी से जिंदगी जीनी है। लेकिन धीरे धीरे कमर ढीली होती है और सब लाइन पर आ जाता है। तो ये नीलेश कौन से खेत की मूली है? जल्दी ही अक्षिता सास वसुंधरा के साथ देवरानी उर्मिला को देखने के लिए उसके घर पहुंच जाती है। वहां जाकर बड़े से बंगले के आगे जब अक्षिता के परिवार की गाड़ी रुकती है
तो अक्षिता तो देखती ही रह जाती है। माँ जी, ये तो काफी बड़े लोग लग रहे हैं। आपको पक्का यकीन है ये लोग हमारे देवर जी के साथ अपनी बेटी की शादी करने के लिए तैयार हो जाएंगे? ऐसा क्यों कह रही है बहू? हमारे नीलेश में ऐसी कौन सी कमी है जो कोई हमारे नीलेश के रिश्ते को मना कर दे? अरे भाई, सारी बातें पहले ही फाइनल हो चुकी हैं, बस रोका होना बाकी है, तो देखती जा। जैसा सास वसुंधरा ने कहा था वैसा ही होता है। थोड़ी देर में रिश्ते की बात पक्की हो जाती है और रोके की रस्म करने के बाद उर्मिला और नीलेश की सगाई की तारीख भी निकल जाती है। आने वाले 2 महीनों में धूमधाम से शादी की सारी रस्में खत्म होती है और उर्मिला शादी करके वसुंधरा की बहू और अक्षिता की देवरानी बनकर वसुंधरा निवास आ जाती है। आमतौर पर तो बहू के साथ विदाई में आता है उनके दहेज का सामान, लेकिन उर्मिला की विदाई कुछ अलग थी। उर्मिला दहेज में सिर्फ घर गृहस्थी का सामान नहीं लाई थी, बल्कि वो अपने साथ एक नौकरानी भी लेकर आई थी। और यही तो था कहानी में ट्विस्ट। भगवान, माना कि मैंने आपसे काम में मदद करवाने के लिए एक नौकरानी मांगी थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि आप एक देवरानी के साथ साथ एक परमानेंट नौकरानी भी भेज दोगे। सुना तो था भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, लेकिन आपने तो मेरा दिल ही गार्डन गार्डन कर दिया भगवान जी। देवरानी के साथ दहेज में आई हुई नौकरानी को देखकर अक्षिता के तो पांव ही जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। अगले दिन, अरे भाई, बड़ी बहू जेठानी बन गई हो, इसका मतलब ये नहीं कि अब घर की बहू नहीं रही तुम। सुबह के 8 बज रहे, अभी तक चाय नहीं बन पाई। ऐसे लक्षण रहेंगे तुम्हारे तो देवरानी को क्या सिखाओगी? माँ जी, क्यों सुबह सुबह शोर मचा रही है? कम से कम अब तो मेरा पीछा छोड़ दीजिए। अरे लेकर आई है ना उर्मिला अपने साथ दहेज में नौकरानी, जो काम कराना है उससे करा लीजिए। माना कि तुम्हारी देवरानी दहेज में नौकरानी लेकर आई है, लेकिन इस घर की बहू तो तुम हो ना, वो नहीं। अब ये नौकरानी और देवरानी में काम का बंटवारा किस प्रकार होगा, ये हम छोटी बहू की पहली रसोई के बाद देखेंगे। अभी उसकी शादी को 1 दिन हुआ नहीं और तुम काम चोरी करने लगी। जैसे इतने सालों से पूरा घर संभालती आई हो, वैसे ही चुपचाप काम में लग जाओ। बाद में मत कहना कि नई नवेली बहू के सामने मैंने तुम्हारी इज्जत उड़ा दी। माँ जी, इसमें कहने जैसी क्या बात है? ये काम तो आप पहले ही कर चुकी हैं। इस घर में नौकर भी आ जाएंगे ना, उसके बाद भी काम के लिए आपको सिर्फ मैं ही दिखाई दूंगी, क्योंकि मेरा आराम आपकी आंखों में जो खटकता रहता है। ला रही हूं चाय बनाकर। आज तो बड़ी बहू ने चाय के अलावा घर के बाकी काम भी किसी तरह मन मारकर कर लिए थे, लेकिन अब उसे इंतजार उस दिन का था जब छोटी बहू से रसोई की पहली पूजा करवाई जाएगी, ताकि उसके बाद छोटी बहू भी घर के कामों के इस संग्राम में उतर सके। 3 दिन बाद, छोटी बहू देखो, तुम्हारी शादी को 1 हफ्ता होने को आया। भाई, बहुत आराम कर लिया तुमने। असल बात यह है कि घर में काम है जरूरत से ज्यादा और करने वाली बड़ी बहू अकेली। इसलिए मैं चाहती हूँ कि काम का बंटवारा हो जाए, ताकि बड़ी बहू को भी घर के कामों में थोड़ी मदद मिल सके। मुझे काम के बंटवारे से कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी मैं अपने साथ काम करने के लिए नौकरानी लेकर आई हूँ। मुझे तो एक गिलास भी उठाकर यहाँ से वहां नहीं रखना है। सारे काम करने के लिए नौकरानी जो है। तो मैं सोच रही थी छोटी बहू कि घर की साफ सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन, ये सब काम तुम्हारी नौकरानी शीला कर लिया करेगी। बाकी बचा खाना बनाने का काम, ये तुम दोनों देवरानी जेठानी मिलकर कर लिया करना, और थोड़ी बहुत मदद शीला से भी ले लेना। लेकिन अब काम वाले के हाथ का खाना तो कोई खाएगा नहीं, है ना? तो बेहतर यही होगा कि तुम्हारी शीला को बाकी के ऊपर के कामों में लगा दिया जाए। कैसी बात कर रही हैं आप माँ जी? ये किस तरह का काम का बंटवारा हुआ? काम का बंटवारा देवरानी जेठानी के बीच किया जाता है। शीला को बीच में लाने की क्या जरूरत है? आपको जो भी काम का बंटवारा करना है मेरे और भाभी के बीच में करिए। और वैसे भी शीला कोई पूरे परिवार की नौकरानी नहीं है, वो सिर्फ मेरी पर्सनल नौकरानी है। शीला क्या काम करेगी, क्या खाएगी, कब सोएगी, ये सब सिर्फ मैं डिसाइड करूंगी। बाकी किसी को उसको काम बताने की कोई जरूरत नहीं है। अरे अरे बेटा, ऐसी बातें क्यों कर रही है तू? भाई, जब दहेज में तेरी शीला हमारे घर आ ही गई है, तब उस पर हमारा भी अधिकार हुआ है। और क्या फर्क पड़ जाएगा अगर थोड़ा बहुत काम कर लेगी तो? आई तो है नौकरानी बनकर ही ना। माँ जी, मैंने कहा ना, मेरे और शीला के मैटर में किसी को पढ़ने की जरूरत नहीं है। और फिर मेरे मायके की काम वाली है, अगर वो नाराज हो गई ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। शीला को मेरी मम्मी ने मेरे साथ इसलिए भेजा है ताकि मेरे ऊपर काम का ज्यादा बोझ ना रहे।
इसलिए ये मेरा फर्ज है कि मैं इस बात का ख्याल रखूं कि शीला के ऊपर भी काम का जरूरत से ज्यादा बोझ ना पड़ जाए, क्योंकि अगर वो काम छोड़कर भाग गई तो इस घर का सारा काम मेरे सर लग जाएगा और मुझसे इतना काम नहीं होने वाला। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरी मम्मी ने ना कभी मुझे कढ़ाई में करछी करछा भी हिलाने के लिए नहीं कहा था। छोटी बहू की बातें सुनकर अब तो सास वसुंधरा ने अपना सर पकड़ लिया। ये छोटी बहू तो बड़ी तेज निकली। अगर बड़ी बहू को ये बात पता लगी कि छोटी बहू घर का कोई काम करने को तैयार नहीं है, उल्टा दहेज में आई हुई नौकरानी को भी काम करवाने से मना कर रही है, फिर तो घर में महासंग्राम होना तय है। अरे बेटा, तू समझ नहीं रही है। जिस तरह से तू बोल रही है ना, उस तरह से काम नहीं हुआ करता। बेटा, तेरी शादी तो अभी 5 दिन पहले हुई है, हैं? लेकिन बड़ी बहू, उसने सालों इस परिवार को संभाला है। अब अगर शीला के आने से उसे भी थोड़ा आराम मिल जाए तो उसमें तुम्हें क्या समस्या है भला? समस्या क्यों नहीं होगी माँ जी, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। छोटी बहू की बात सुनने के बाद घबराती हुई सास बड़ी बहू को हॉल में बुलाती है। देखो बड़ी बहू, मैंने सोचा है कि घर के काम का बंटवारा तुम दोनों बहुओं में बराबर बराबर कर दूं। आज से तुम सुबह का काम संभालो, छोटी बहू रात का, दोपहर में दोनों मिलकर काम कर लेना। लगता है माँ जी भूल गई कि अब हम बहुओं को काम करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि घर में काम वाली जो आ गई है। बड़ी बहू, काम वाली अकेले कितना काम करेगी? वो भी तो इंसान है ना? मैंने जैसा कहा ना, काम वैसे ही होगा। और वैसे भी नौकरानी के हाथ का बना हुआ खाना खाना हमारे घर में किसी के बस का ना है। सास की बात सुनकर अगले दिन सवेरे बड़ी बहू सारा काम अकेले निपटा लेती है। दोपहर में जब दोनों बहुओं के साथ काम करने का समय था तो बड़ी बहू देखती है कि छोटी बहू की जगह उसकी काम वाली रसोई में काम कर रही है, जिसे देखकर बड़ी बहू के तन बदन में आग लग गई। शीला, तुम फुल्की सेंक लो, तब तक मैं बच्चों को होमवर्क करा देती हूँ। मैडम, मैं काहे को फुल्की सेकेगी? मेरा काम था सब्जी काटने का, आटा गूंथने का। अब रोटी बनाने का आपका काम है। क्या कहा तूने? अब तू काम वाली होकर मुझे बताएगी कि मुझे क्या काम करना है? शीला और अक्षिता की आवाज सुनकर छोटी बहू वहां आ गई। अरे ये क्या कर रही हो आप? क्यों मेरी शीला को डरा धमका रही हो? दीदी, मैं बोल रही थी, अगर ऐसी कोई मेरे पे दोष जमाएगा तो मैं ये काम नहीं करेगी, मैं वापस चली जाएगी। दीदी आप बताओ, मैं किस किस का हुक्म मानेगी? अरे शीला, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इस घर में सिर्फ और सिर्फ मेरा ही हुक्म मानने की जरूरत है। मैंने पहले भी समझाया है, आज भी समझा देती हूँ। शीला मेरी पर्सनल नौकरानी है, कोई भी उस पर हुक्म नहीं चलाएगा। बस तुम जाओ शीला, जाकर अपने कमरे में आराम करो। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा कुछ खाने पीने का मन है तो मंगवा देती हूँ। ठीक है दीदी, ऐसा करो, मेरे लिए एक पिज्जा मंगवा दो। कई दिन से मन कर रहा था खाने का, और बिना रो रो कर मूड भी खराब हो गया है। पिज्जा खाकर थोड़ा अच्छा हो जाएगा। अच्छा चल ठीक है, मैं एक चाय और पिज्जा भिजवाती हूँ अभी। सुनिए भाभी, जरा शीला के लिए 1 कप चाय बना दीजिए। बेचारी कितनी उदास हो गई है, आप ही ने रुलाया है। अब आपको ही उसे मनाने के लिए कुछ करना होगा। क्या कहा? अब उस शीला को मनाने के लिए मैं उसके आगे पीछे घूमूं? माँ जी, ये कौन सी उल्टी गंगा बह रही है इस घर में? देखो बड़ी बहू, पहले ही बहुत तमाशा हो चुका है, अब मुझे और कोई तमाशा नहीं चाहिए। छोटी बहू ने जैसा कहा वैसा करो और शीला के लिए 1 कप चाय बनाओ। छोटी सी बात का बतंगड़ बनाकर बड़ी आसानी से छोटी बहू और उसकी काम वाली काम से बच गए थे, और अभी भी घर का सारा काम बड़ी बहू को ही करना पड़ रहा था। बहुत कहती थी माँ जी आप कि देवरानी आएगी तो काम में मेरा हाथ बटाएगी। अब आप ही बताइए, देवरानी तो क्या, मेरी तो इतनी भी हैसियत नहीं रही इस घर में कि मैं नौकरानी से कहकर अपना कोई एक काम करवा लूं। शीला का नाम देते ही दान दनाते हुए आपकी छोटी बहू यहां आकर खड़ी हो जाती है, फिर उसके बाद तानों का सिलसिला चल पड़ता है। समस्या तो मुझे भी समझ में आ गई है। अब आप ही बताइए, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? अरे हमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा? घर में काम वाली के होते हुए भी सारे काम खुद करने पड़ रहे हैं। तुम दोनों भी आपस में तो खूब झगड़ा कर लेती हो, एक नौकरानी नहीं संभाल पा रही है तुमसे। मनोज, बाजार से थोड़ी सब्जियां ले आया करो, अब से ये काम तुम्हारा है। माँ, घर संभालने का काम इन दोनों का है ना, फिर बार बार क्यों घर की पंचायत में आप मुझे घसीटने की कोशिश करती हो? मनोज भी कड़वा सा जवाब देकर निकल गया। दूसरी ओर, बड़ी भाभी, मैं क्या बोल रही थी, आप मेरे से नाराज है क्या? नहीं नहीं भाई, हम तुमसे नाराज होने वाले कौन होते? वैसे भी तुम तो उर्मिला की पर्सनल नौकरानी हो,
तुमने ही तो उस छोटी सी बात का चिल्ला चिल्ला कर बतंगड़ बनाया था। मैं तुमसे अब कोई बात ही नहीं करने वाली। भाभी, अगर मेरे से गलती हुई है तो मेरे को माफ कर दो, लेकिन मैं क्या करेगी, मेरे को जितना और जैसा करने को बोला जाएगा उतना ही कर सकती है ना। छोटा मुंह बड़ी बात भाभी। उर्मिला दीदी ने मेरे को बोले लाए, अगर मैं किसी का भी काम किया तो वो मेरे को नौकरी से निकाल देगी, और जो कुछ भी उस दिन मैंने किया ना वो सब उर्मिला दीदी ने मेरे से करने को बोला था। अब आप ही बताओ भाभी, मैं क्या करती। क्या बात कर रही है? उस दिन जो नाटक हुआ वो सब उर्मिला की चाल थी? अब क्या बोलेगी भाभी आपको, उनके घर से ही सालों से मेरा दाल रोटी चल रहा है। अब मैं ज्यादा बोल नहीं पाएगी, पर इतना बोलेगी, ये सब उर्मिला दीदी की चाल है, ताकि उनको एक भी काम ना करना पड़े, और आप घर के कामों में 24 घंटे लगेली रहेगी। वो अपने हिस्से का काम मेरे से करवा लेगी, और आप बेचारी पूरा दिन घर के काम में उलझी रहेगी। सच बताए तो मेरे को ना आपको देखकर बहुत तरस आता है। उर्मिला की इतनी जुर्रत, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। भाभी, मेरे पास ना एक तरीका है, आप ये मत कहना ये सब मैंने आपको बताया है। आप ना माँ जी के सामने जाकर हर बार की लड़ाई करना छोड़ दो। आप बोल दो ना, घर में काम का बंटवारा बहुओं के बीच में होता है, नौकरानी और जेठानी के बीच में नहीं। और फिर ये कोई अच्छी बात है क्या कि आप इस घर की बहू हो और आपको मेरे साथ काम का बंटवारा करना पड़ता है? अरे वही घर की बड़ी बहू की हैसियत क्या एक नौकरानी के बराबर रहेगी? नौकरानी शीला के चढ़ाने बढ़ाने का परिणाम ये हुआ कि अक्षिता ने जाकर सास वसुंधरा के सामने कलेश कर दिया। बड़ी बहू, तुमसे ऐसी उम्मीद मुझे बिल्कुल नहीं थी। अरे भाई, क्या फर्क पड़ जाएगा अगर ये उर्मिला की जगह शीला काम कर लेगी तो? तुम्हें तो इस बात से मतलब होना चाहिए ना कि घर के काम किसी तरह निपट रहे हैं बस। और तुम्हें भी तो पहले से ही आधे काम करने पड़ रहे हैं ना। क्या फर्क पड़ता है काम उर्मिला करे कि शीला करे? कैसी बात करती है माँ जी आप? फर्क क्यों नहीं पड़ता? देखिए, मैं साफ साफ बता रही हूँ, घर में काम का बंटवारा दोनों बहुओं के बीच होगा। अगर नौकरानी हम दोनों के बीच में आई ना तो मैं भी घर छोड़कर अपने मायके चली जाऊंगी। माना कि आपकी छोटी बहू जितना पैसा नहीं है मेरे मायके वालों के पास, लेकिन इतने गिरे पड़े भी नहीं है कि जीवन भर अपनी बेटी का अपमान होते हुए तमाशबीन बनकर देखते रहेंगे। छोटी बहू, देखो बड़ी बहू गुस्से में है। तुम ऐसा करो, जब तक बड़ी बहू का गुस्सा शांत नहीं हो जाता तब तक घर के काम शीला से करवाने के बजाय तुम कर लिया करो। और वैसे भी बड़ी बहू पूरी तरह से गलत तो नहीं है। इस घर में बहू बनकर तुम आई हो, इसलिए इस घर को संभालने की जिम्मेदारी शीला की नहीं तुम्हारी है बेटा। सास की बात सुनकर बेचारी छोटी बहू को भी घर के कामों में जुटना पड़ता है। अब दोनों बहुएं पूरे घर का काम निपटा रही थी और खाली बैठे बैठे शीला कभी फल तो कभी मेवे कभी पिज्जा खाकर अपना टाइम पास कर रही थी। तो अंत में हुआ यूं कि दो बिल्लियों की लड़ाई में फायदा बंदर का हो गया और बिल्लियां म्याऊं म्याऊं लड़ती रह गई। छोटी बहू, बड़ा घमंड था ना तुझे। शीला तेरी पर्सनल काम वाली है। आंखें खोल कर देख, पूरा दिन मुफ्त का राशन उड़ाती है कामचोर, और एक काम में हाथ नहीं लगाती। तुझे पूरे घर का काम खुद करना तो मंजूर है, लेकिन यह मंजूर नहीं कि तेरी काम वाली को कोई घर में 4 काम बता दे। तुझे समझ में नहीं आता कि जेठानी तेरी ज्यादा सगी है या ये काम वाली? सास की डांट का आखिर में छोटी बहू के ऊपर असर होता है। उसके बाद जेठानी अक्षिता भी जब शीला की सच्चाई बताती है तो उर्मिला आनन फानन में उसे काम से बाहर कर देती है और फिर दोनों बहुएं मिलकर घर चलाने लगती हैं। बेटा, मैं तेरे भले के लिए कह रहा हूँ। अगर तूने अभी जी जान लगाकर मेहनत कर ली तो आगे तेरा फ्यूचर सेटल हो जाएगा। लेकिन पापा, मेरे भी कुछ सपने हैं और मैं अपने पैशन को फॉलो करना चाहता हूँ। मेरा पढ़ाई वढ़ाई में मन नहीं लगता, मुझे बाइक राइडिंग का शौक है। तो मैंने तुझे कब मना किया अपना पैशन फॉलो करने के लिए? मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुझे और मिडिल क्लास फैमिली के लड़कों की तरह प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स के लिए धक्के ना खाना पड़े। पापा, आप मुझे बिल्कुल नहीं समझते। न जाने आपके दिमाग में ये मिथ क्यों है कि गवर्नमेंट जॉब वाले ही अपना फ्यूचर सेट कर पाते हैं। राहुल और चंद्रशेखर की बातचीत के बीच बबीता भी वहां पहुंचती है। अरे बेटा, तेरे पापा गलत थोड़ी ना कह रहे। उन्हें सरकारी नौकरी करते हुए 35 साल हो गए। आज के टाइम पर सरकारी नौकरी के लिए तो लोग अपना घर बार बेच कर भी पढ़ाई करते। तू भी 1 आध साल पढ़ाई करके देख ले, क्या पता तेरा सिलेक्शन एक बार में ही हो जाए। माँ, आप भी पापा की तरह शुरू हो गई। मैं सरकारी नौकरी के चक्कर में फंसना नहीं चाहता। इस रैट रेस में मुझे चूहा मत बनाओ। जिसे तुम रैट रेस कह रहे हो ना, आखिर में वही तुम्हें शेर बनाएगा।
सरकारी नौकरी वालों का अलग ही रुतबा होता है। मुझे नहीं बनना शेर चीता। आप अपनी सरकारी नौकरी अपने पास रखिए और मुझ पर किसी तरह का प्रेशर मत बनाइए प्लीज। मैंने एक बार जो कह दिया सो कह दिया। तू सरकारी नौकरी की तैयारी करेगा तो करेगा। अगर आपकी यही जिद है तो एक बात मेरी भी सुन लीजिए, मैं आपके इन चक्करों में नहीं फंसने वाला। उन दोनों बाप और बेटे के बीच बढ़ती टकरार को देखकर बबीता राहुल को कहती है, राहुल, अपने पापा से कोई ऐसे बात करता है क्या? चल जा यहाँ से, तेरे दिमाग में भूसा भर गया है। राहुल परेशान होकर वहां से चला जाता है और बबीता चंद्रशेखर से कहती है, छोड़िए ना जी, क्यों अपना मूड खराब कर रहा है? ऐसा कैसे छोड़ दूं? देखा नहीं तुमने कितना बिगड़ गया है हमारा लड़का? बाप से ऊंची आवाज में बात करना तो आजकल के लड़कों का फैशन हो गया है। माँ बाप की इज्जत करना तो मानो भूल ही गया है। अरे वो अभी नादान है, इसलिए आपकी बातों को समझ नहीं पा रहा है। 24 का हो गया है, बैल बुद्धि, लेकिन अकल एक पैसा की नहीं हुई। गुस्सा थोक दीजिए जी, मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगी। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और चंद्रशेखर और बबीता चाय की चुस्की के साथ आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी उनके घर की डोरबेल बजती है। बबीता ने दरवाज़ा खोला और दरवाजे पर खड़े अपने बेटे को देखकर चिल्ला उठी, हे भगवान, मैं कहीं कोई सपना तो नहीं देख रही? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? दरवाजे पर राहुल अपनी गर्लफ्रेंड अंजलि से शादी करके घर लौटा था। वो तीनों चंद्रशेखर के पास पहुंचे, जिस पर उन्होंने कहा, निकम्मे नालायक, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस घर में कदम रखने की? ये किसके घर की बेटी उठा लाया? क्या यही तेरा पैशन है? पापा, ये आपकी बहू और मेरी बीवी अंजलि है। हम दोनों एक दूसरे को कॉलेज से ही प्यार करते हैं। ये लड़की तेरी बीवी होगी, लेकिन मेरी बहू हरगिज नहीं बन सकती। तुझे एक पैसे की लाज नहीं आई? तूने समाज में मेरी नाक कटा कर रख दी। अरे मेरा बेटा तो बहुत शरीफ है, इसी ने मेरे बेटे को खिला पिलाकर उसकी मति मार ली। न जाने आज की लड़कियां कौन सा जादू करना सीख गई हैं। माँ पापा, आप लोग मेरी बीवी के बारे में ऐसा कुछ भी मत बोलो जिसकी वजह से उसके दिल को ठेस पहुंचे। अभी उसे घर में कदम रखे हुए 10 मिनट नहीं हुए और आप लोगों ने एक टिपिकल ससुराल वाला ड्रामा शुरू भी कर दिया। इतना कहकर राहुल अंजलि को अपने कमरे में ले जाता है। राहुल, तुमने कहा था तुम्हारे माता पिता हमारी शादी से खुश हो जाएंगे, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही देखने को मिल रहा है। अरे अंजलि, तुम चिंता मत करो। मेरे पेरेंट्स को सरप्राइज पसंद नहीं है ना, इसलिए वो ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने हमें अपनाया नहीं तो हमारी शादी का कोई मतलब नहीं बनता। देखो, हमें तो शादी करनी थी। अब चाहे तो मेरे पेरेंट्स को पसंद हो या ना हो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे फ़र्क पड़ता है ना। अगर हमारे माँ बाप ही हमारी शादी से खुश नहीं रहेंगे तो फिर हमारी खुशियों का क्या मतलब? राहुल अंजलि की बात पर गुस्सा होकर बाहर चला जाता है, लेकिन अंजलि अपने मन में ठान लेती है कि वो अपने सास ससुर के दिल में जगह बनाकर रहेगी। अगली सुबह अंजलि नहा धोकर पूजा पाठ करती है और अपने सास ससुर के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेती है। बस बस, हमारे पैर छूने से तेरे पाप कम नहीं हो जाएंगे। मेरे बेटे को तो वश में कर ही लिया है, अब हम पर डोरे डालने चलिए। दूर रह तू मुझसे। नहीं सासू माँ, ऐसा नहीं है। मैं तो दिल से आपका आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। पापा, आप भी मुझे आशीर्वाद दीजिए। तुम मेरे नज़दीक भी मत आना। तुमने इस घर में तो अपनी जगह बना ली है, लेकिन मेरे लिए ये रिश्ता नाजायज़ ही रहेगा। कोई बात नहीं पापा जी, मैं आपको गलत नहीं समझ रही हूँ, बस सही समय आने का इंतज़ार कर रही हूँ। मुझे विश्वास है कि एक न एक दिन आप मुझे खुद ही अपनी बहू स्वीकार लेंगे। इतना कहकर अंजलि वहाँ से चली जाती है। अंजलि धीरे धीरे घर की सारी जिम्मेदारियों को संभाल लेती है। ऐसे ही एक दिन चंद्रशेखर और बबीता आपस में गपशप कर रहे थे। आज तुम मेरे लिए पनीर के पराठे बनाओ, मेरा बहुत मन है पनीर के पराठे खाने का। ठीक है जी, मैं शाम को पनीर के पराठे बना दूंगी। चंद्रशेखर की ये बात अंजलि भी सुन लेती है। शाम तक बबीता सब भूल चुकी थी, लेकिन अंजलि ने अपने सास ससुर के लिए पनीर के पराठे बनाए। जब उन्होंने पनीर के पराठे खाए तो उसके स्वाद से मन ही मन बहुत खुश हो गए, लेकिन अंजलि के सामने कुछ भी नहीं कहा। पापा जी, पराठे कैसे लगे आपको? हाँ ठीक ही है, लेकिन बबीता तुमसे अच्छे बनाती है। बिल्कुल सही कहा पापा जी आपने। आखिर सासू माँ एक्सपीरियंस भी तो है मुझसे ज़्यादा, मैं भला उनको कैसे कम्पीट कर सकती हूँ। अरे बस कर, ज़्यादा मक्खन मत लगा। तेरी चिकनी चुपड़ी बातों में मेरा नादान बेटा फंस गया, लेकिन हम इतने बेवकूफ़ नहीं हैं जो तेरी चाल को समझ ना सके। बहू, ज़रा वो पराठे पास करना, मुझे और चाहिए। चंद्रशेखर के मुंह से बहु शब्द सुनकर अंजलि को बहुत खुशी मिलती है और वो अपने हाथों से चंद्रशेखर की प्लेट में पराठे परोसती है। पराठे खाकर तो मानो दोनों की आत्मा तृप्त हो गई।
अंजलि अपने कमरे में गई जहां राहुल फ़ोन पर परेशान होकर किसी से बात कर रहा था। अरे यार, अगर इस बार भी मुझे बॉस ने नौकरी से निकाल दिया तो मुझ पर भारी संकट आ जाएगा। चल अब फ़ोन रखता हूँ, बाद में बात करते हैं। क्या हुआ, बड़े परेशान नज़र आ रहे हो? जिस जगह मैं जॉब कर रहा था मुझे वहाँ से नौकरी छोड़नी पड़ेगी। बॉस ने नोटिस पीरियड जारी कर दिया है। लेकिन क्यों? अब तक तो सारा काम सही चल रहा था और यूं अचानक से। हाँ अंजलि, इसलिए मैं भी बहुत परेशान हूँ। पापा सही कह रहे थे, मुझे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लेनी चाहिए थी। अगर आज मेरे पास एक सिक्योर नौकरी होती तो मुझे इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। हाँ, पापा जी की बात तो सही थी, लेकिन तुम हिम्मत मत हारो। हर समस्या का कोई ना कोई समाधान तो ज़रूर होगा। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तुम इस बारे में पापा जी से ही बात क्यों नहीं करते? वो घर के बड़े हैं और इस मुसीबत की घड़ी में वो तुम्हारी सबसे ज़्यादा मदद करेंगे। तुम्हें पता है ना, मेरी पापा से बिल्कुल नहीं बनती। अरे तो बनाओ ना, आखिर वो हमारे माँ बाप हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि वो हमारी परेशानियों को समझेंगे। नहीं, मेरे लिए ये काम बहुत मुश्किल है। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन तो नहीं है ना। देखो, मैं तुम्हें एक आइडिया देती हूँ। कल सुबह नाश्ते के समय तुम पापा जी के साथ ही नाश्ता करने बैठना और उनसे अपनी इस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर लेना। ठीक है, कोशिश करता हूँ। अगले दिन सभी नाश्ते की टेबल पर बैठे थे। तब राहुल ने चंद्रशेखर से कहा, पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। ऐसी कौन सी मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा तुझ पर जो तुझे मुझसे बात करनी पड़ रही है? पापा, मुझे आपकी मदद चाहिए। बोल, क्या है दिक्कत? पापा, वो मुझे नौकरी से निकाला जा रहा है और मुझे कोई नई जॉब भी नहीं मिल रही है। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो तुझे कहते कहते थक गया कि सरकारी नौकरी हासिल कर, लेकिन तूने मेरी एक ना सुनी। राहुल के पापा, आप भी ना, एक तो वो मुसीबत में है और आप उसे ताने दिए जा रहे हो। कम से कम उसकी बात तो सुन लो। सुन ली उसके बाद मैंने, अब एकदम से क्या बताऊं मैं? राहुल तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे खुशी है कि तुमने अपनी मुश्किल में ही सही लेकिन मुझसे बात करना ठीक तो समझा। सॉरी पापा, मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है कि मैंने आपकी बात नहीं सुनी और अपनी ज़िद के आगे अपने लिए ही मुसीबत खड़ी कर ली। कोई बात नहीं, अभी तेरा बाप जिंदा है। मेरे जीते जी तुझे कोई तकलीफ हो, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। राहुल को अपने पापा से बात करके बहुत हल्का महसूस होता है। वो अंजलि को थैंक यू कहता है। थैंक यू अंजलि। मैं अपने पापा के बारे में कितना गलत सोचता था, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि मेरे पापा अभी भी मेरे भले के लिए ही सोचते हैं। वो हमारे माँ बाप है राहुल, हमारे लिए वो कभी बुरा सोच ही नहीं सकते। जब से तुम इस घर में आई हो ना, मेरे घर में सुख, शांति और समृद्धि की कोई कमी नहीं। ये बात तो सिर्फ तुम समझते हो राहुल, लेकिन अभी तक मम्मी जी, पापा जी ने अपनी बहू मुझे स्वीकार नहीं किया। इतना कहकर अंजलि दुखी हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद चंद्रशेखर और बबीता के पास हो गई। चंद्रशेखर काफ़ी गंभीर सोच में डूबा हुआ था। पापा जी, आप चाय पियोगी या शरबत? बहू, मुझे अभी कुछ नहीं पीना, बाकी तुम बबीता से पूछ लो। पापा जी, आप राहुल के बारे में सोच रहे हो ना? हाँ, उसी के बारे में सोच रहा हूँ। और मुझे ये भी पता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। आखिर जो काम मैं और बबीता मिलकर ना कर सके वो तुमने कर दिखाया। पापा जी, कौन सा काम? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। राहुल को मुझसे बात करने की सलाह तुमने ही दी थी ना बहू? मैं वो हाँ। मैं सब समझता हूँ। हम बाप बेटे को मिलाने के लिए तुमने उसे खूब समझाया होगा। राहुल के मन में आपके लिए बहुत नफरत थी पापा जी, लेकिन वो दिल का बुरा नहीं है। आप दोनों के बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मैंने सिर्फ उसे दूर कर दिया। तुम्हारे जैसी बहू पाकर तो मैं धन्य हो गई बेटा। मुझे हमेशा से ये गलत फहमी थी कि तुमने ही मेरे बेटे को बिगाड़ दिया, लेकिन तुमने तो उसकी ज़िंदगी संवार दी। राहुल ने बेशक मेरी कभी नहीं सुनी। उसके और मेरे विचारों में ज़मीन आसमान का अंतर हुआ करता था, लेकिन घर की बहू एक नंबर लाया है मेरा बेटा। थैंक यू पापा जी, मैं तो सिर्फ आप दोनों का प्यार पाना चाहती हूँ। गॉड ब्लेस यू बेटा। अरे बातों बातों में आपको ये बताना भूल ही गई कि मेरे पापा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। क्यों ना मैं राहुल की जॉब के लिए अपने पापा से बात करूं, लेकिन एक समस्या है। वो क्या बेटा, कोई परेशानी है? पापा जी, आपकी तरह मेरे पापा भी इस शादी के खिलाफ थे।
वो मुझसे बात करना तो दूर, मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पापा से बात कीजिए। ठीक है बेटा, मैं तेरे मायके जाकर तेरे पापा से बात करूँगा। अगले दिन चंद्रशेखर अंजलि के पापा रमेश कुमार से मिलने उसके घर जाता है। वो रमेश को देखकर चौंक गया। अरे रामू, तू पहचाना मुझे? अरे चंदू, तू बचपन से कहाँ गायब हो गया था रे तू? सच में ये दुनिया बहुत छोटी है। हम कहाँ बिछड़े थे और कहाँ आकर मिले। और बता, कैसे आना हुआ तेरा यहाँ? मैं तो बस 1 मिनट। अंजलि तेरी बेटी है? नाम मत ले मेरी बेटी का। लेकिन तू कैसे जानता है मेरी बेटी को? लो कर लो बात। तेरी बेटी अब मेरे घर की बहू बन चुकी है। क्या मतलब? अंजलि तेरे बेटे के लिए मुझसे लड़ रही थी। अगर मुझे पता होता कि राहुल तेरा बेटा है तो मैं उसकी शादी के लिए कभी इनकार नहीं करता। जाने अनजाने में बच्चों ने अपने इस कदम से हमें मिला दिया और हमारी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दिया। कैसी है मेरी बेटी? एकदम लक्ष्मी है, लक्ष्मी। उसके कदम घर में पड़ते ही मानो मेरा घर झगमगा उठा। उसने मेरे घर के साथ साथ सभी को बखूबी संभाल लिया है। क्या सच में मेरी गुड़िया इतनी बड़ी हो गई है? तुझे तो अपनी बेटी पर गर्व होना चाहिए। इतने बड़े घर की बेटी होने के बावजूद वो मेरी छोटी सी कुटिया में आकर रहने लगी। आज तक उसने कभी भी ये जिक्र नहीं किया कि वो किसी रईस खानदान से है। मैं अपनी बेटी से बहुत नाराज था, लेकिन अब मैं उसकी पसंद पर उसे शाबाशी देता हूँ। जितनी लायक तेरी बेटी है, मेरा बेटा इतना ही नादान है। जब उसे अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए था, तब उसने अपनी जवानी के जुनून को अपने पैशन में बर्बाद कर लिया और अब ये प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। अरे ये गवर्नमेंट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर कुछ नहीं होता। पैसा हाथ का मैल है, मैल। तो बचपन से ही मुझसे पढ़ाई में तेज था, लेकिन जब से मैंने अपना बिजनेस किया है तब से मैं बिजनेस की पावर को समझ चुका हूँ। हाँ भाई, तेरी बात में दम तो है। बस जिंदगी भर गवर्नमेंट मजदूर होकर भी इतना नहीं कमा पाया जितना तूने अपने बिजनेस से कमा लिया। तो अपने बेटे को कल ही मेरे ऑफिस भेज। आखिर मैं भी तो मिलूँ अपने दामाद से। लगे हाथ उसकी नौकरी भी पक्की कर दूंगा। ठीक है, मैं कल ही उसे भेजता हूँ। और हाँ, एक बात बताना भूल ही गया, तेरी बेटी पनीर के पराठे अपनी सास से भी अच्छे बनाती है। चंद्रशेखर की बात पर रमेश हंसने लगा और अगले दिन राहुल रमेश से मिला। रमेश ने राहुल को अपनी कंपनी का मैनेजर बना दिया और रमेश भी अपनी बेटी को मिलने के लिए चंद्रशेखर के घर आया। उनके परिवार की खुशियों को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। अरे रमेश, तेरी आंखों में आंसू यार। जिस नन्ही गुड़िया को मैं एक छोटी बच्ची समझता रहा, वो आज तेरे घर की बहू बनकर सभी को खुश रखने की काबिलियत रखती है। मेरे लिए इससे बढ़कर खुशी का अवसर और कुछ हो ही नहीं सकता। अरे समधी जी, शुरू शुरू में हम भी अपने बच्चों की खुशियों के खिलाफ थे, लेकिन बाद में पता चला कि हमारे बच्चे सही थे और हम गलत। जब तेरी बेटी मेरे घर पहली बार आई थी ना, तो मैंने तो उसे अपनी बहू स्वीकारने से ही इनकार कर दिया था, लेकिन आज मैं उसे अपने घर की बहू नहीं बेटी मानता हूँ। वो तीनों आपस में बातचीत कर रहे थे, तभी अंजलि उनके लिए गर्मा गर्म बढ़िया बढ़िया पकवान बनाकर उन्हें खाने के टेबल पर बैठने के लिए कहती है। सभी ने खाने का स्वाद चखा। अरे वाह मेरी गुड़िया, तू तो बहुत अच्छा खाना बनाना सीख गई। थैंक यू पापा, ये सब मुझे मेरी सासू माँ ने बनाना सिखाया है। बेटा ज़रा 2-3 पराठे और मेरी प्लेट में रख दो। मेरा तो मन ही नहीं भरता जब तक मैं 10-12 पराठे ना खा लूँ अंजलि बिटिया के हाथ के। क्यों नहीं पापा जी, मुझे पता है आपको पनीर के पराठे बहुत पसंद है। ये लीजिए। मेरी बहू का कोई जवाब नहीं। अंजलि को देखकर मेरी सारी पड़ोसन मुझसे जलती हैं। मुझे कहती है कि बबीता, तेरी तो किस्मत खुल गई कि तुझे इतनी सीधी सादी और समझदार बहू मिली है। माँ, आखिर पसंद किसकी है? आखिर बेटी किसकी है? अब तू अपनी बेटी को भूल जा। अब ये हमारे घर की लक्ष्मी है। आखिर बहू किसकी है?